हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फेडरलिज्म का फोर्थ टॉपिक। अब तक मैंने इस फेडरलिज्म पे टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जो आप क्लास 10 सिविक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। और उसे देखे बिना आगे मत देखिएगा, वरना आपके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। तो पहले जाकर उन तीनों वीडियोस को देख लें अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बातें बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे आपके घर में पापा हैं, दादा हैं, और पापा और दादा से कुछ पावर लेके आपके बड़े भाई को दे दिया गया है, और आजकल वो कुछ ज़्यादा ही अपने पावर का रूप दिखा रहा है। तो इस पावर के बंटवारे को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर किसी एक के पास ना रहे के, सेंटर के पास ना रहे के, पावर का कोई एक सेंटर ना हो के कई सेंटर हो जाए, उसको कई लोगों में बांट दिया जाए, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आपके स्कूलों में भी ये सिस्टम है कि प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर, और क्लास में मॉनिटर या जनरेटर है, तो वो भी एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले लिया जाए और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? किससे पावर लिया जा रहा? सेंटर और स्टेट से, और दिया किसको जा रहा? लोकल गवर्नमेंट को। इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे भी और नोट्स को लिखते भी जाएंगे, क्योंकि आगे जो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ सारा का सारा नोट्स रहेगा। सब आपके सामने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने इसको बना दिया है, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो, और समझने में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके लिए तो रिलैक्स रहें। अभी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का डिफिनेशन समझ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं किसे, लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो ये अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का तो डिफिनेशन समझ ही गए। अब डिसेंट्रलाइजेशन को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विकेंद्रीकरण क्यों करना पड़ा भारत में? सेंट्रल स्टेट से हमारा मन क्यों नहीं भर रहा था, हमें क्यों लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी? तो आइए जानते हैं उसके बारे में। एक बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। हाँ, लोगों का दिल तो बड़ा है यहाँ, लेकिन साथ साथ में आबादी भी बहुत बड़ी है। तो उस हिसाब से मैं बात करूँ तो भारत कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे पूरी दुनिया में। हाँ, अब इसमें से कई स्टेट्स ऐसे हैं, उन लोगों ने ऐसा कमाल दिखाया है कि स्टेट में आबादी, पॉपुलेशन यूरोप की कई कंट्रीज से ज़्यादा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि यूपी की आबादी है 14 करोड़, और रशिया की है 20 करोड़। सॉरी, मैं असल में यूपी की आबादी है 20 करोड़, रशिया की है 14 करोड़। होना तो चाहे उल्टा, लेकिन यहाँ यूपी एक स्टेट, रशिया जैसे कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है एरिया के हिसाब से, 1 नंबर है पूरी दुनिया में, एरिया उसके पास सबसे अधिक है, और उसके पास आबादी है 14 करोड़, और यूपी में 20 करोड़ आबादी है। महाराष्ट्र का देख सकते हैं, महाराष्ट्र बिल्कुल जर्मनी के बराबर है। बिहार को देख सकते हैं, ये 5 श्रीलंका के बराबर है। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, और बिहार की तो 10 करोड़। हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। एक कारण तो आपको समझ में आया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल, इसको यहाँ पे रूल और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना आसान नहीं है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि रशिया में तो स्टेट है, सेंटर है, काम चल गया। लेकिन अब यूपी तो खुद एक स्टेट है, उसमें क्या स्टेट आएगा? अब तो लोकल ही ना होगा, तो इसलिए पावर को और नीचे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरा कारण है वो ये कि हमारा जो स्टेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें काफ़ी विविधताएं, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी। कुदरत के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। एक ही शहर में, एक ही यूपी स्टेट में आप जाएंगे, अलग अलग शहर में अलग अलग कुदरत के नज़ारे हैं। साथ साथ में वहाँ का लोकल लैंग्वेज अलग है,
खाने का आदत लोगों का अलग है, कल्चर अलग है, ये डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बनारस जाएंगे तो लोग अलग भाषा बोलेंगे, कानपुर में एक अलग ही स्वैग चल रहा है, लोगों का अलग अलग भाषाएं है वहाँ पे। कान बनारस चले जाएं, कानपुर चले जाएं, अलीगढ़ चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड पर्सनालिटीज एंड द लैंग्वेज एंड ईटिंग हैबिट्स। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा जो सबसे बुनियादी कारण बताया जाता है वो ये कि लोकल लेवल पे लोगों को मालूम होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से मालूम है प्रॉब्लम के बारे में, तो वो आसानी से सॉल्व करने के बारे में उनको मालूम है। दिल्ली में, पटना में बैठ के आप सब सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, आपको लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर देना पड़ेगा। उनको मालूम है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कैसे पैसे का सही से यूज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहां रह रहे, तो उनको मालूम है कि अभी हमारे गांव में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है या हमारे शहर में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की वजह से लोगों को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का भी हक मिल जाता है। एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको ग्राम सभा के तौर पे देखने को भी मिलती है। अब क्या होता है ग्राम सभा, ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग आगे डील करेंगे इसके बारे में कि ग्राम सभा किस बला का नाम है। तो मैंने जो बताया डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, इसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर और स्टेट से पावर किसको ट्रांसफर कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अब इसके पीछे का रीज़न क्या क्या है? पहला रीज़न पॉपुलेशन, आबादी बहुत ही ज़्यादा है कई स्टेट्स की, ये पॉपुलेशन वाला पहला रीज़न हुआ। दूसरा डाइवर्सिटी विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर में कई डाइवर्सिटी है, कई डिफरेंसेस है, यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। तीसरा कि लोकल लेवल पे लोकल प्रॉब्लम को ज़्यादा आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्लास टीचर कभी कोई समस्या होता है तो मॉनिटर से पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया है तुम्हारे क्लास में। चौथी बात है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आपको ग्राम सभा के तौर पे देखने को मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये चार रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब हम लोग जानेंगे क्या इसको कानूनी मान्यता वगैरह भी मिली या सिर्फ ज़बानी बातें ही चलती रही। आगे हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन को कानून के द्वारा मान्यता दी गई या नहीं दी गई। तो बिल्कुल दी गई थी। आर्टिकल 40 में तो ये कहा भी गया था कि पंचायती राज करना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन वो जो आर्टिकल 40 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में आता है, जिसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो करे, चाहे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको फाइनली 73rd बार अमेंडमेंट करके, 73rd और 74th अमेंडमेंट करके कानून में बदलाव लाकर इसको कानूनी मान्यता दी गई, यानी कि अब इसको हर हाल में इन्फोर्स करना है। क्या क्या चेंज लाया गया? सबसे पहले कि इलेक्शन अब रेगुलर होगा लोकल गवर्नमेंट्स में। ऐसे अब काम नहीं चलने वाला है कि इलेक्शन नहीं होगा, रेगुलर इलेक्शन होने वाला है। अब अगला सवाल कि इलेक्शन होगा तो हम वोट देंगे, तो क्या कुछ सीट रिजर्व भी है? तो बिल्कुल है, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लिए और ओबीसी के लिए भी। और हाँ, यहाँ महिलाओं के लिए भी एक खुशखबरी है कि 1/3 सीट कम से कम, एटलीस्ट, एक लाइन जब आप इस नोट्स को लिख रहे होंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट लिख लीजिएगा, एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन। यानी कितने सीट? कम से कम 1/3, उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। हमारे बिहार में 50% दे दिया गया, यानी 1/2 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन। आप देखते होंगे कई ऐसी जगह होगी जहाँ पहले कोई मेल इलेक्शन लड़ रहा होगा, लेकिन अब उसके घर की, उसकी वाइफ या उसकी बहन इलेक्शन लड़ रही है, तो सीधी सी बात है कि दैट सीट हैज़ बीन रिजर्व फॉर वीमेन। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन वगैरह ये होगा, ये सारा रायता जो चलेगा, तो ये कौन कंडक्ट कराएगा इसे? तो ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वही इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो सेंट्रल लेवल का करते हैं, लेकिन ये स्पेशली स्टेट के लिए बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, विधानसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन
स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। जैसे आप वार्ड काउंसलर का इलेक्शन देख लें, सरपंच का इलेक्शन देख लें। अब सवाल ये उठता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद कोई बंदा चुन के आता है तो उसके पावर चाहिए, कुछ पैसा चाहिए ताकि वो कुछ कर पाए। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की कि ये वो उनको सौंपे। अब तक हमने 5 पॉइंट पढ़ा, इसको फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि कानूनी मान्यता मिली है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। क्या क्या किया गया? इलेक्शन रेगुलर करवाया जाएगा, ऐसे बात नहीं चलने वाली कि बिना इलेक्शन के ही चलता रहेगा। इलेक्शन रेगुलर होगा। रिजर्वेशन SC ST BCs के लिए है। 1/3 सीट रिजर्व हो गया वीमेन के लिए। क्योंकि इलेक्शन है तो सीट किसी ना किसी के लिए रिजर्व होगा जिसको आप वोट देंगे। अब सवाल है कि इलेक्शन कराएगा कौन? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन के बाद अगर आप चुन के आते हैं तो पावर और रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मैंने प्रयास किया आपस में सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। जहाँ पे मैंने ये सारा कुछ रंग रोगन कर दिया है इसको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और आराम से इसको फिर कॉपी में उतार लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है? तो लोकल गवर्नमेंट शहर और गांव दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। लोकल मतलब जहाँ पे लोग हैं वही रूल कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको 3 भाग में बांटा गया, या इसको 3 लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं या 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। गांव में देखिएगा तो ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। ब्लॉक लेवल पे कई विलेज को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है, वहाँ पंचायत समिति देखने को मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारा नाम है, ज़िला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ज़िला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, लेकिन किताब में आपके ज़िला परिषद देखने को मिलेगा। तो ब्लॉक लेवल पे क्या है? पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में लोग कहाँ से चुन के जाते हैं, कौन लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये सब जगह वार्ड के हिसाब से इसको बांटा जाता है और वहाँ पे इलेक्शन वगैरह कंडक्ट किया जाता है। विलेज लेवल में जो ग्राम पंचायत में जो लोग चुन के जाते हैं, ग्राम पंचायत के हेड को कहा जाता है सरपंच, पंचायत समिति के हेड को कहा जाता है प्रमुख, और यहाँ आपको ज़िला पार्षद, ज़िला परिषद के हेड को कहा जाता है या प्रेसिडेंट भी कहते हैं उसको। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये ग्राम पंचायत में जो लोग चुन के जाते हैं तो उनको वोट देने वाले लोग कौन होते हैं और क्या उन लोगों को कुछ और भी पावर मिला है वोट देने के अलावा? तो बिल्कुल हाँ, उसका जवाब बिल्कुल क्या है? हाँ है। उन लोगों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। किन लोगों को? जो वोटर्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उन वोटर्स को ही ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा का क्या काम है? क्या ग्राम सभा उस सभा को कहते हैं जिसमें लोग आपस में मिलकर ग्राम यानी चना वगैरह फाँकते हैं, खाते हैं? नहीं, यहाँ पे चना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है। यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ये एक साल में 2 या 3 बार मिलते हैं। 2 या 3 बार क्यों मिलते हैं, क्या मसला है? ये इसलिए मिलते हैं ताकि ग्राम पंचायत के बजट्स को अप्रूव करें, उसको स्वीकृति दे कि बजट ये लोग सालाना बनाते हैं कि एक साल में ये इन पैसों का जो इनके पास आया है कहीं ना कहीं से उसका वो क्या इस्तेमाल करेंगे ये बताते हैं। और साथ साथ में इसके परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया जाएगा। किन लोगों के द्वारा? इन्हीं ग्राम सभा के द्वारा। रिव्यू करने का मतलब अब ये देखेंगे क्या क्या काम हुआ है, कौन सा रोड बना दिया गया, किसका कौन सी जगह का चेहरा ख़राब था, उसका ज्योग्राफी सुधार दिया गया। तो ये सारा का सारा जिम्मेदारी किसका है? ग्राम सभा का। ग्राम सभा किसे कहते हैं? जो वोटर्स होते हैं ये लोग साल में 2 या 3 बार मिलते हैं 2 काम के लिए। एक तो बजट को अप्रूव करते हैं और दूसरा इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं कि ठीक है बजट में जो बात कही गई कितना पूरा किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता के पास डायरेक्ट राइट है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब आगे सवाल आता है शहर में क्या हो रहा है?
तो आइए जानते हैं, एक नज़र हम लोग अब शहर में हो रहे लोकल गवर्नमेंट की ओर भी बढ़ाते हैं, जिसे हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट अर्बन की बात की जा रही है। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। अब यहाँ पे इसको दो भाग में बांट दिया गया है, टाउन्स और बिग सिटीज़। टाउन्स मतलब छोटे शहर, सिटीज़ बनी बड़े शहर। तो जो छोटे शहर होते हैं उसको, वहाँ जो सिस्टम चलता है उससे हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, और बड़े वाले को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर याद कैसे रहेगा, मिलता जुलता नाम है। देखिए, दोनों में म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बड़ा कौन है, लिखने में लेटर्स किस में ज़्यादा है? सीधी सी बात है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो ये बड़े शहरों के लिए हो गया, और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ चूँकि कम लेटर्स है तो ये छोटे शहरों के लिए हो गया। अब बड़े शहरों के लिए जो हेड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेयर। जैसे आप अपने शहर में भी देख सकते होंगे, मेयर है तो आप समझ लीजिए कि वो बड़ा शहर है। अगर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है तो उसको कह लीजिए कि वो छोटा शहर है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, सेंटर और स्टेट के पावर को जब लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया जाए, यानी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत, उसमें जो पावर बढ़ता है उसे ही हम लोग कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। फिर हमने कारण डिस्कस किए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आसानी से रूल नहीं किया जा सकता है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा, लोकल लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर हमने चर्चा किया था कि कैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट परिषद है। फिर हमने चर्चा किया कि इसमें ग्राम पंचायत में जो लोगों को चुन के भेजा जाता है, जो वोटर्स होते हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं, उनके पास बहुत पावर होता है, वो बजट को अप्रूव भी करते हैं और उसको बाद में देखते भी हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये टाउन्स के बारे में भी बात कर लिया कि बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़, यहाँ के हेड को मेयर कहते हैं, यहाँ के हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। और इस चैप्टर में अगर कोई डाउट वगैरह है आपको, मतलब आप लग रहा है कि रिवीजन कर लेना चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे कि एक हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया है, एमसीक्यू नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेडरलिज्म का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन कुछ होंगे, वहाँ पे आप जाके उसको देख लीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और आपको कोई डाउट मन में नहीं रखना है। इसी तरह से आप बने रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए, ताकि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, और हम सारे लोगों का नाम रोशन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।